Hello friends, welcome once again. This is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Department of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat. We have already discussed about the traditional techniques of controlling. Now, I will teach you the modern techniques of controlling. Kindly give attention. सबसे पहले हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक्स, फिर मॉडर्न के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑडिट, नेटवर्क एनालिसिस जिसके दो टाइप्स हैं, पर्ट एंड सीपीएम, MIS जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बच्चों पर आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है, इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। ये बहुत जरूरी है हमें पता हो। तो कंट्रोलिंग में आपको एक बार फिर से याद करा देती हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है एक मैनेजमेंट के अंदर। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि पता चले कि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो उनकी अचीव्ड परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो उनके स्टैंडर्ड्स थे, क्या उनमें कोई डिफरेंसेस हैं। अगर डिफरेंसेस हैं, डेविएशंस हैं, तो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि हमारे लॉसेस और रिस्क जो बिजनेसेस के अंदर है वो रिड्यूस हो सके। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने और स्ट्रैटेजिस्ट ने डेवलप किए बहुत सारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल आपके सामने गिवन है और मॉडर्न भी है, तो हम एक एक ट्रेडिशनल में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम आज बात करेंगे मॉडर्न की। ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो हैं जो कंपनीज बहुत लंबे समय से यूज करती आ रही हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल के अंदर वो सभी टेक्निक्स हैं विच आर वेरी न्यू इन द मैनेजमेंट वर्ल्ड, जो बहुत ही नई है। ये टेक्निक्स हमें प्रोवाइड करती हैं वेरियस न्यू एस्पेक्ट्स फॉर द कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें जो ये तकनीक है हमारी, इसके अंदर हमें बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं हमने। मॉडर्न टेक्निक्स बहुत साइंटिफिक है नेचर में, बहुत एक्यूरेट है, लॉजिकल है ट्रेडिशनल टेक्निक से, और एग्जिस्ट करती हैं वाइडली नाउ डेज। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने 7 टेक्निक्स के नाम लिखे हैं: रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पर्ट एंड सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीरो बेस बजटिंग। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। गुड लक स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल वे में समझाती हूँ। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर करता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न, उसके ऊपर वो कितनी इनकम को अर्न कर रहा है। देखिए, जब हम कहीं पर भी अपना पैसा लगाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब लंबे समय के लिए हम अपने पैसे को ब्लॉक, लंबे नहीं, मीडियम, स्मॉल, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जब हम कुछ समय के लिए अपने पैसे को यूज ना करके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, हम कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, अगर तो मुझे रिटर्न आ रहा है, यानी जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो इफेक्टिवली यूज्ड किया हुआ है। अगर मान लीजिए मुझे रिटर्न नहीं आ रहा, तो यानी जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया था वो मुझे रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं दे रहा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल डिवाइस है जिससे मैं मेजर कर सकती हूँ और कंपेयर कर सकती हूँ परफॉर्मेंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को बहुत मदद करता है कि प्रॉब्लम्स पता चले जो ROI को कम करती हैं। तो बेटा, ROI, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी कंपनी है, चाहे कोई भी मतलब मैं बोलूंगी जिसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम डिस्कस करते हैं, अगर हर डिपार्टमेंट का ROI अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब जो उस डिपार्टमेंट के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो इफेक्टिवली यूज हो रही है और वो गुड रिटर्न्स दे रही है। अब ROI को निकालने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जैसा कि हमें फॉर्मूला दिख रहा है नाम से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डिनोमिनेटर में तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? रिटर्न। रिटर्न को क्या कहते हैं? नेट इनकम। नेट इनकम हम यहाँ पे दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये जो नेट इनकम लेंगे, हम ये बिफोर टैक्सेस वाली भी ले सकते हैं, आफ्टर टैक्सेस वाली भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो मैंने फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाया या फिर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया, दोनों ही। अगला मेथड है कंट्रोल करने का। आप रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ होगा, ठीक है ना? तो आप रेशियो निकाल लीजिए। आपको रेशियो निकालने से पता चल जाएगा कि अगर रेशियो आ रही है जितना हमने स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी तरह की रेशियोज होती हैं जिनमें से प्रमुख है 4,
मेन कैटेगरीज, लिक्विडिटी रेशियो, फिर सॉल्वेंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर जो हमने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, जैसे हमने लिक्विडिटी रेशियोज के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं, 2:1 होनी चाहिए करंट रेशियो, क्विक रेशियो 1:1 होनी चाहिए, है ना। तो हमने ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए हुए हैं, अगर तो ये स्टैंडर्ड्स एक हम कंपनी एक डिपार्टमेंट की लिक्विडिटी रेशियो निकाल के देखते हैं, अगर तो ये स्टैंडर्ड से अप आ रहा है तो गुड है, साइन अच्छा है, नहीं आ रहा तो साइन बैड है। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है? इट मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशंस। ये मेजर करता है एक फर्म की एबिलिटी को, जिससे वो करंट ऑब्लिगेशंस की, वो करंट जो उसकी लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस मींस जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी लाइबिलिटीज है, उसको वो पूरा कर भी रही है या नहीं कर रही। It tells the firm's capability whether the firm is able to pay its short-term financial position or not, or long-term also. सॉल्वेंसी रेशियोज क्या करती हैं? जनरली सॉल्वेंसी के बारे में बताती हैं। डेट और इक्विटी क्या बताती हैं? डेट और इक्विटी के बारे में बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रपोर्शन डेट है और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का है, कितना लोन फॉर्म में है और कितना ऑनरशिप के फॉर्म में है। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द असेट्स, कि किस तरीके से असेट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसे नाम से क्लियर है, ये मेजर करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म, ये इस चीज को मेजर करता है। अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है लिक्विडिटी रेशियो। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियोज आर आल्सो known as the ratios which is very much helpful in telling the short term financial position of the business. अब ये जो लिक्विडिटी रेशियो है दो तरह की होती है, करंट और क्विक। ये बताती है कि एक फर्म की एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती टाइमली। तो करंट रेशियो और क्विक, करंट का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और क्विक क्या होता है? करंट असेट्स में से अगर आप हमें दो आइटम्स निकालनी होती है, या मैं सिंपल लिख दूं तो कैश प्लस बीआर अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है। हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करते समय इन्वेंट्री को नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद आइए सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू नो द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी चेक करने के लिए कि एक फर्म की एबिलिटी है कि वो अपने डेट्स को पे कर सकती है। इट इंक्लूड डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, ठीक है। जनरली कंपनीज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी यूज करती हैं। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो, फंड अपॉन टोटल असेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है रेशियो वाला चैप्टर, तो हमें वहां से भी याद आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये हमें ये बताते हैं कि हमारे बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हायर टर्नओवर का मतलब होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं कहूँ मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा इन्वेंट्री जो है ना बहुत जल्दी से सेल होता जा रहा है, और मतलब मेरा जो स्टॉक है वो मेरे पास कम बचा हुआ है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसी होती है? लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और ये हमें हेल्प करती है एनालाइज करने में प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एक बड़ा इजी सा फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू में 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू में 100। अब ये थे हमारे दो मेथड्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, रेशियो एनालिसिस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक मैनेजर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनका यूज कर सकता है बिजनेस को अपने बिजनेस के अंदर एक कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग एस्टेब्लिश करने के लिए। अब अगला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब शब्द है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही यही होता है दायित्व देना। तो हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारे सेक्शंस बना देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, डिविजन्स बना देते हैं, उसको हम आर सेटअप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब उनका नाम ही हम क्या रख देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंटर्स हैं। हर सेंटर का एक हेड होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टारगेट को अचीव कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए किस तरीके से आते हैं? 4 तरह के हैं। कॉस्ट सेंटर, अब कॉस्ट सेंटर हमने बनाया ही इसीलिए कि कॉस्ट सेंटर की हमने ड्यूटी लगाई है कि वो सिर्फ कॉस्ट को देखेगा कि कहाँ कॉस्ट हो रही है, टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो इन सारी चीजों को जो डिस्कस करना होता है वो इसके अंदर होता है। रिवेन्यू सेंटर की ड्यूटी, एक रिवेन्यू लागत केंद्र हो गया, पहला तो लागत केंद्र हो गया ना, अगला है रिवेन्यू सेंटर। इसकी ड्यूटी होती है रिवेन्यूज को देखने की, सिर्फ अकाउंटेबल फॉर रिवेन्यूज ओनली। अगला होता है प्रॉफिट सेंटर, अकाउंटेबल फॉर रिवेन्यूज एंड कोस्ट वॉल। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, अकाउंटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स, रिवेन्यू एंड कोस्ट ऑल। तो ये 4 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं। इन्हें केंद्र कहा जाता है, मतलब इसमें दायित्व दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे। कॉस्ट सेंटर क्या करता है? कॉस्ट सेंटर की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है सारी की सारी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में, नॉट द रिवेन्यूज। रिवेन्यूज से इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक कॉस्ट सेंटर की तरह होता है क्योंकि वहां सारे खर्चे होते हैं। अब प्रोडक्शन में क्या क्या, मटीरियल भी आ रहा है, लेबर भी आ रही है, एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, तो ये तीनों चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या बनेगा? हमारा कॉस्ट सेंटर। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर में और भी हम बहुत सारे खर्चे लिख सकते हैं, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो ये सब कॉस्ट सेंटर का पार्ट है। रिवेन्यू सेंटर क्या करता है? रिवेन्यू सेंटर जो है वो रेफर करता है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को जो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरेटिंग रिवेन्यूज। इसका काम ही क्या होता है? रिवेन्यू बढ़ेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं? बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का कि क्या किया जाए, कस्टमर सेल को किस तरीके से किया जाए कि जो रेवेन्यू है वो हमारा बढ़ता जाए। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर, इसमें मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों कॉस्ट और रेवेन्यू को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये काम करता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है सारी इन्वेस्टमेंट्स का ब्यौरा बनाने के लिए। हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए आरओआई भी हम इसके अंदर यूज करते हैं, सिमिलर डेटा फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद करंट डेटा ऑफ कंपीटिंग एंटरप्राइजेस। अब मैनेजमेंट ऑडिट किसे कहते हैं? ये अगली टेक्निक है कंट्रोल करने की, ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है अंकेषण, ऑडिट का मतलब होता है चेक। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब एक ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिस्टमैटिकली इवेल्युएशन करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके की है, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम मैनेजमेंट ऑडिट की बात करते हैं तो उसमें एक ही उद्देश्य हमारा जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है, हम इस तरीके से ऑडिट क्यों करते हैं? ताकि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट को चेक कर सकें। तो देखिए, जब हम पर्पस की बात करते हैं तो पहला पर्पस ही यही है, इट एम्स एट रिव्यूइंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंप्रूविंग इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगला पर्पस है इज टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज in the performance of management functions. It also ensures updating of existing management policies. एक टिपिकल मैनेजमेंट ऑडिट है वो अप्रेज करता है परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स को और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप देख रहे हो बेटा, मैं बार बार किस चीज की बात कर रही हूँ कि आपको इस तरीके से काम करना है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसमें इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो इसके अंदर ये सारी बातें इंक्लूड होती हैं। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। मैनेजमेंट ऑडिट एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। ये एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है, ठीक है। अब एक मैनेजमेंट ऑडिट और एक स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या फर्क है? जब बेटा, वैसे तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? दोनों के स्कोप अलग है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। अगर मैं अकाउंटिंग ऑडिट की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग ऑडिट तो मेरा क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऑडिट करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो वो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑडिट होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो वो मैनेजरियल एक्टिविटीज देखता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा ये भी देखता है कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली फुलफिल किए या नहीं किए। दिस कैन बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सच फंक्शंस डू नॉट डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक metric. Hence, a management audit often rely on subjective factors like ethics, integrity, skills, etc. अब हम आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला, to see whether the work at all the levels is undertaken efficiently or not. सभी लेवल्स पे काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा।
If the management is not done effectively, then suitable recommendations are made to tone it up. अगर अच्छे से काम नहीं हो रहा तो रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे और उसको फिर टोन इन अप किया जाएगा, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे. Whether the plans and programs are executed properly or not. ठीक है? Suggesting ways and means of increasing managerial efficiency. It also aims to help management at all the levels in the effective and efficient discharge of duties and responsibilities. The organizational structure is also reviewed to assess whether it can be achieved overall business objectives or not. Whether the enterprise shares in the market is increasing or declining and how it stands in comparison to competitors. तो मैनेजमेंट ऑडिट करना यानी ओवरऑल मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को देखना कि उनके प्लान्स, उनके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके सजेशंस ठीक है या नहीं है, वो हर लेवल पे एफिशिएंट और इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली या नहीं हो रहे, और लास्ट उनके जो एंटरप्राइज का शेयर है मार्केट में वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है. एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, क्या फायदे हैं? इट आइडेंटिफाइज द डेफिशिएंसीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस. इट हेल्प्स इन, देखो डेफिशिएंसीज दूर हो जाती है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है. आप अगर मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हैं तो आप मॉडिफिकेशंस भी इजीली कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग जो होती है वो परफॉर्मेंस को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है. सो बेटा वैसे तो कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं आती, बट हाँ कंपलसरी कर रखा है लॉ ने, आपने इसको करना है. अब आगे बात आती है नेटवर्क एनालिसिस की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है. अगर मैं बात करूं आपके कंट्रोलिंग के लिए स्पेशली, कि अगर हमने कंट्रोल करना है, प्लान करना है कि बिजनेस में एक्टिविटीज होती क्या है. देखिए जब हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं ना तो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. तो बेटे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ. देखिए सम प्रोजेक्ट्स आर बिग, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, और अब बहुत सारी एक्टिविटीज है तो हमें पता नहीं होता उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है. तो हम डायग्राम बनाते हैं शुरू से लेके एंड तक कि पहले एक काम होगा ए, कोई नया काम हम कर रहे हैं, लेट अस टेक, या कोई पुराना भी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है. अभी कोई घर बना रहा है, लेट अस टेक, एक प्रोजेक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने घर बनाना है, तो सबसे पहले वो ये उसको है कि मिनिमम टाइम में वो घर को कंप्लीट करे और मिनिमम कॉस्ट में करे. तो वो पहले ये देखता है कि अब सीमेंट आ रहा है, बजरी आ रही है, कि एक एक करके सामान मंगवाता है. नहीं, वो डिसाइड करता है कि ए एक्टिविटी में सारा रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिर बी में मजदूर आ जाएंगे, नींव भरी जाएगी, सी में दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, डी में मान लीजिए घर का कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा, आपने बिल्डिंग खड़ी कर ली, अब ई पॉइंट पे पेंट भी साथ साथ चल रहा है, लकड़ी का काम भी साथ साथ हो रहा है. तो ऐसा सब कुछ ड्रॉ करके देखने को नेटवर्क डायग्राम और नेटवर्क एनालिसिस इस चार्ट को कहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड थिंग्स और प्लान्स के लिए होता है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एक्टिविटीज. इसके अंदर दो मेथड आते हैं, पर्ट और सीपीएम. यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं, ये वहां यूज होता है जहां कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का डिस्कस होता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर और शिप बिल्डिंग. पर्ट, अगर हम पर्ट की बात करते हैं, ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है. इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. प्रोग्राम को इवेल्युएट करना और रिवाइज करना. यूएसए में 1958 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट हुआ था. इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद पॉलरिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट के अंदर काम हुआ था सबसे पहले, और ये पाया गया कि 30% समय कम लिया है पर्ट को यूज करके. मतलब जो पहले अगर मान लीजिए 20 आवर्स लग रहे थे तो 3% 20 आवर्स का 36 आवर्स, यानी तो अब 6 आवर्स कम, यानी 14 आवर्स में वो काम कंप्लीट हो रहा है. पर्ट एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. प्रोग्राम हम पहले हमें सेट करना पड़ता है. इवैल्यूएशन मतलब उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां, प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बातें. रिवाइज करते हैं फिर टाइम टू टाइम, और टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं सीपीएम की, क्रिटिकल पाथ मेथड. ये भी एक प्रोग्रामिंग मेथड है. ड्यू पॉइंट कंपनी यूएसए ने इसको पहली बार यूज किया था. इसे मैक्सिमम कंसिडरेशन दिया जाता है क्रिटिकल पाथ पे. बेटे अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि क्रिटिकल पाथ होता क्या है. क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि मान लीजिए आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहे हो और मैक्सिमम टाइम लेना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसे क्रिटिकल टाइम कहते हैं.
और जो पाथ आप फॉलो करते हो, लेट अस टेक एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दो अलग अलग पर्सन है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, और वो दो अलग अलग तरीकों से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट सेम है, उसने भी कुछ कंस्ट्रक्शन करके देना है, उसने भी, और प्रोजेक्ट का नेचर भी सेम है, एक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक प्रोजेक्ट में काम करता है 42 आवर्स में प्रोजेक्ट पूरा कर देता है, मान लीजिए 42 डेज में, और एक टाइम ले रहा है 100 डेज। तो अब आपको समझ आ गया कि क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल टाइम क्या, 100 डेज, उसने ज्यादा टाइम लिया। क्रिटिकल पाथ क्या है, वो रास्ता जो उसने फॉलो किया था उस काम को पूरा करने के लिए। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज का पता लगाना है जिसमें वेस्टेज होती है। तो PERT को करने का तरीका क्या है, पहले हमें प्रोजेक्ट को, एक्टिविटीज को डिवाइड करना है, फिर उन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, फिर हमें 3 तरह के टाइम एस्टिमेट तैयार करने हैं। एक ऐसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी काम करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, कुछ मोस्ट लाइकली, कुछ पेसिमिस्टिक, निराशावादी, जो ज्यादा टाइम लेते हैं। स्टेप 4, हमें लॉन्गेस्ट पाथ को ढूंढना है। लॉन्गेस्ट पाथ को क्या कहते हैं, CPM, क्रिटिकल पाथ। फिर अगर हमें उसमें चेंजेस करने हैं। लास्ट हमारा जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके अंदर हम एक्यूरेटली, टाइमली, अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि आपने कंट्रोलिंग करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है। इट प्रोवाइड्स टाइमली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स। ये टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजर को इन केस डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक और कंट्रोलिंग टूल है, ठीक है। एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल को स्थापित कर सकते हैं। 2 तरह का टाइप होता है इसका, मैनेजमेंट ऑपरेटिव सिस्टम, ये लोअर लेवल की नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। और एक होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, एक होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जो रिपोर्ट देता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वो दोनों तरीके से काम करता है। एडवांटेजेस क्या है, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है मैनेजर्स को, उनका टाइम बचाता है, ठीक है ना। और इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये मदद करता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में। ये हेल्प करता है इंप्रूव करने में क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट को किसी भी तरीके से, कि मैनेजमेंट को बताना कि डिफरेंट एक्टिविटीज पे, अब उसके अंदर दोनों है, ऑपरेटिंग भी है और रिपोर्टिंग भी है, कि क्या काम होगा, कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। आपने ये नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस बजटिंग टेक्निक है बजटिंग की और मैनेजरियल की। पहली बार अमेरिका में इसको यूज किया था। जिमी कार्टर वो पहले व्यक्ति हैं जॉर्जिया में जिन्होंने इसको, गवर्नर ऑफ जॉर्जिया थे जिन्होंने इसको स्टेट एक्सपेंडिचर के लिए बात करी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपका पीटर फायर ने जीरो बेस्ड बजटिंग के लिए काम किया 1970 में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको बिल। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब ये कंट्रोलिंग का एक तरीका है। मान लीजिए अभी सभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं, तो आपने जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है कि आप बजट बनाइए स्क्रैच से, जीरो से। जब आप जीरो से कोई चीज शुरू करेंगे तो जो पुराने बजट में गलतियां थी वो नए बजट में नहीं आ पाएंगी। स्क्रैच से शुरू करने को क्या बोलते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। इसके अंदर हर साल एक नया साल होता है, प्रीवियस साल को बेस नहीं मानते, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं दोबारा से, और दोबारा से अपने प्लान्स को लिखना होता है, मिनिमम एक्सपेंडिचर लेवल को देखना होता है, अपने रिसोर्सेज को देखने होते हैं, अपने टारगेट्स को देखना होता है, मतलब शुरू से, स्क्रैच से। ऐसा नहीं कि पिछले बार का बजट उठाया और उसमें कुछ चेंजेस करे और बजट बना दिया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव प्लान्स, फिर उनको रैंक देना है, इवैल्यूएट करना है, ये कंट्रोलिंग जो है बहुत टाइम लेती है। और ZBB को ऑपरेट करने की जो मतलब कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होती है। तो बेटे ये थे सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए आपसे, किस चीज के बारे में, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में। होप सो आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारी ये कंट्रोलिंग की पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप